हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। आने वाली सभी जुडिशरी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके की क्लास की सीरीज चल रही है, जिसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आए हैं आज आपके लिए। केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये रसायन विज्ञान के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन 25 क्वेश्चन में कम से कम आपको 70-80 क्वेश्चन की जानकारी मिलेगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इसकी नोट्स आप बना लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उस जो क्वेश्चन है उसमें उनसे आप रूबरू हो सके। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं बिना देरी के। आज पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्लास होने वाली है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको इजी लग रहा है कि हाँ, कई लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन इसमें अभी और जानकारी आपको एड ऑन हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि जे जे थॉम्सन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जे जे थॉम्सन को भौतिकी के क्षेत्र में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसकी खोज के लिए मिला था दोस्तों? आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन या फिर डी पॉजिट्रॉन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। और जो ये न्यूट्रॉन है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की जेम्स चैडविक ने। ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉजिट्रॉन के बारे में अगला क्वेश्चन है। पॉजिट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए एडिसन, बी निकोला टेस्ला, सी कार्ल डी एंडरसन या फिर डी आइजैक न्यूटन। इसका सही जवाब है दोस्तों, कार्ल डी एंडरसन के द्वारा 1932 में इसकी खोज की गई थी। पॉजिट्रॉन होता क्या है? पॉजिट्रॉन बी बीटा पॉजिटिव प्लस, ये अगर पूछ ले कि इसका चिन्ह क्या है, तो ये इसका चिन्ह है, इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है। और जब जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कोलिजन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और क्या क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं गामा गामा रेज को, ये गामा रेज फोटान को ये उत्पन्न करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में टकराएंगे, तो ये दोनों ही अपने आप में नष्ट हो जाएंगे और ये नई चीज इन्होंने बनाएंगे कि गामा रेज फोटान बनाएंगे। इसकी पॉजिट्रॉन की जो घूर्णन गति होती है, अगर एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी घूर्णन गति कैसी होती है, तो घूर्णन गति जो इसकी होती है वो आधी होती है। ठीक है, हाफ होती है। और इसके बारे में जानकारी और जान लीजिए, इसका उपयोग कहाँ होता है। पॉजिट्रॉन का उपयोग जो होता है वो हॉस्पिटल्स में जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे की जो मशीनें होती हैं, उसमें न्यूट्रॉन, गामा रेज इसके साथ साथ पॉजिट्रॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। निकोला टेस्ला के बारे में जान लीजिए, ये क्या थे? निकोला टेस्ला ये जो है आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जो एसी करंट होती है, उस पर इन्होंने शोध किया था, उसकी प्रणाली में इन्होंने काम किया था। एडिसन तो आप जान ही रहे, इन्होंने बल्ब की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू। पहला इलेक्ट्रॉन सेल नाभिक के सबसे नजदीक होता है। ठीक है। वह कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होता है, जहां n बराबर होता है किसके? पूछ रहा है पहले इलेक्ट्रॉन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जितने भी सेल होते हैं आपके, ऑप्शन है 4, 2, 8, 4, 6, और इसका सही जवाब है 2। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि हर सेल, जितने भी सेल होते हैं, ठीक है, या कोष होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो फिक्स होती है। ठीक है। अब जो पहला सेल है, इसमें 2, उसके बाद जो दूसरा सेल है, इसमें 8, 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। 2 + 6, 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। जो तीसरा सेल है, उसमें क्या होगा? उसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, प्लस 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। और यही सीरीज ऐसे ही, सो ऑन,
चलती रहेगी। और उसके बाद होता क्या है, एक जनरल फार्मूला निकल करके आता है 2n², ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, इस और पूछ क्या रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन नाभिक के सेल नजदीक होता है, वहां पर n क्या होता है, यानी कि पहले सेल में ना इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2, और धीरे धीरे इसी फार्म अगर पूछ ले चौथे में कितनी होगी, पांचवें में कितनी होगी, छठे में कितनी होगी, तो आप ये फार्मूला लगा करके उसकी संख्या निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चक्कर लगाता है। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। अगर पूछ ले पहला ही नहीं, चौथे सेल में कितने होंगे, पांचवें में कितने होंगे, तो ये फार्मूला आप लगा के वो संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बता दिया गया है, तो इसका आंसर जो है आप सभी को पता है, जेम्स चैडविक ने दिया था। ठीक है, 1932 में पता लगाया, और इन्होंने ये पता लगाया कि परमाणु के न्यूक्लियस में, नाभिक में, ठीक है, न्यूट्रॉन नामक उदासीन कण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद अ क्रिकेट बॉल। अगर परमाणु के केंद्रक के आकार की तुलना एक क्रिकेट बॉल से की जाए, देन द रेडियस ऑफ द एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी। आपके ऑप्शन है ए 5 किलोमीटर, बी 0.5 किलोमीटर, सी 0.05 किलोमीटर, या फिर डी 0.005 किलोमीटर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अब देखिए परमाणु का जो रेडियस है, परमाणु का रेडियस, ठीक है, त्रिज्या ये है 10.10, 10 की पावर 10 - 10 मीटर। ठीक, और नाभिक की रेडियस ये है 10 की पावर - 15 मीटर। ठीक है, ये पहले से है, होती है। ठीक है, अब परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, इसका बड़ा होता है, इसका छोटा होता है आकार। अब पूछ रहा है क्रिकेट के गेंद का व्यास। तो क्रिकेट के गेंद का व्यास कहिए या क्रिकेट के गेंद का नाभिक कहिए, तो वो लगभग 10 सेंटीमीटर होता है क्रिकेट बॉल का। ठीक है, क्रिकेट बॉल का 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब देख लीजिए, आप निकाल लीजिए, जब 10 की पावर - 15 है, तो रेडियस कितना है, 10 की पावर - 10। अगर नाभिक का रेडियस इतना है तो परमाणु का इतना है। उस हिसाब से आप 1 मीटर का अगर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 की घात 5। ठीक है, यानी कि इसको आप 10 की घात - 15 से डिवाइड कर देंगे। मैथ का कैलकुलेशन है, इसको आप निकालेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद जब आप इसको 10 सेंटीमीटर करेंगे, यानी कि 1 मीटर है, तो ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 10 की घात 5 है, और 10 सेंटीमीटर करेंगे तो 10 की घात 4 आ जाएगा मीटर। और 10 की घात 4 कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 की घात 4, यानी कि हो गया आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या हो गई, 10 किलोमीटर आपकी हो गई रेडियस, यानी ये हो गई आपकी नाभिक रेडियस, यानी कि व्यास हो गई। अब पूछ क्या रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। 10 को 2 से भाग देंगे तो ये आपका 5 किलोमीटर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप फिर से वीडियो एक बार चला करके देख लीजिएगा, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे यही आएगा। ठीक है, कैथोड रेज आर ए बीम ऑफ। कैथोड किरणें की किरण पुंज होती हैं, किसकी किरण पुंज होती हैं कैथोड किरणें, ए प्रोजेस्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन, या फिर डी इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें किसकी पुंज होती हैं, पूछ रहा है पॉजिट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन की, कि प्रोटॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की। देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, कैथोड किरणें होती क्या है, ये एक हाई हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन का ये प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, उच्च ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहा जाता है कैथोड किरणों को। और ये जो है एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, सीधी रेखा में चलती हैं और बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तेज, ठीक है, बहुत ही तेज प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक,
और ये हमेशा निगेटिव होती हैं, ऋणावेशित होती हैं, इनके ऊपर हमेशा निगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक। और ये जो सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्का तत्व जो है, सॉरी, सबसे हल्का तत्व जो है वो है हाइड्रोजन, ठीक है, उससे भी ये 1800 गुना हल्की होती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1800 गुना हल्की होती है हाइड्रोजन से, जो कि सबसे हल्का तत्व है। और इस कैथोड रे की चपेट में जो भी वस्तु आती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, ये वस्तुओं को गर्म कर देता है जो भी इसकी रेंज में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? आपके ऑप्शन है ए कॉपर, बी कैल्शियम, सी आयरन या फिर डी जिंक। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रतिक्रियाशील धातु के बारे में अगर बात करें इन चारों में, तो उसका ऑप्शन है आपका कैल्शियम, ठीक है। आप यहां से मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपका क्या, पोटेशियम, फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद जिंक यानी जस्ता, और उसके बाद आपका आता है Fe आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है टिन, टिन को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका आता है Pb यानी कि लेड, शीशा। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन, और फिर आपका आता है Cu कॉपर, और फिर आपका आता है Ag सिल्वर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है Au गोल्ड, सोना, और फिर उसके बाद आता है आपका Pt प्लेटिनम। देखिए ये लिस्ट है, सबसे ज्यादा कौन सा है रिएक्टिव, वो है के, क्या है ये, पोटेशियम, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम। तो आपके ऑप्शन में ये कैल्शियम टॉप पर है। कॉपर देखिए कहाँ पर, उसके बाद कैल्शियम के बाद क्या आ रहा है, कैल्शियम के बाद देखिए दूसरे नंबर पर आपका आ रहा है जिंक, तीसरे नंबर पर आपका आ रहा है आपका ये आयरन Fe, और चौथे नंबर पे आपका आ रहा है ये कॉपर, ठीक। तो आपका इस चारों ऑप्शन के हिसाब से ये टॉप पर है, ठीक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। इसको आप नोट कर लीजिएगा इस सीरीज को, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट? लोहा किस तापमान पर पिघल जाता है? ए 1538 डिग्री सेल्सियस, बी 1683 डिग्री सेल्सियस, सी 1583 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 1638 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है दोस्तों 1538 डिग्री सेल्सियस पर लोहा जो है वो पिघल जाता है। ये एक क्या है, ये एक रासायनिक तत्व है, ठीक है, रासायनिक तत्व है, ठीक है। और इसको Fe से डिनोट करते हैं, आयरन भी बोलते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर है या परमाणु संख्या है वो कितनी है, 26। नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहा लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है? अभी तक पूछ रहा था पिघल जाता है, अब पूछ रहा है बॉयल हो जाता है, उबल जाता है। तो 3182 डिग्री सेल्सियस, 2861 डिग्री सेल्सियस, 2181 डिग्री सेल्सियस, या फिर 3861 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 2181 डिग्री, 2161 डिग्री, सॉरी बी ये है आपका, ऑप्शन बी ये है सी। इसका जो सही जवाब है वो है 2861 डिग्री सेल्सियस। 2861 डिग्री सेल्सियस पर जो लोहा है, फेरिक है, आयरन है, ये आपका उबल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक द कॉइल यूज्ड इन वाटर हीटर? आपने देखा होगा पानी गर्म करने के लिए जो वाटर हीटर आता है उसमें जो कॉइल लगे रहते हैं इस तरीके के, वो पूछ रहा है वो किस धातु के बने होते हैं, उसमें कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कॉपर, बी निक्रोम, सी अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर, एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण, या फिर डी अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात का मिश्रण। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, निक्रोम से बनी होती है। और और किससे बनी होती है? ये बनी होती है निक्रोम से, जो निक्रोम 80% होता है, और 20% क्या होता है, 20% होता है इसमें क्रोमियम Cr, ठीक है। 80-20 का रेशियो होता है, और इससे ही है जो आपकी कुंडली है वाटर हीटर वाली बनाने में, इन दोनों का यूज होता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ निक्रोम पूछा है तो इसलिए आपका सही जवाब होगा निक्रोम होगा। अगर पूछता अ मिक्सचर ऑफ निक्रोम एंड क्रोमियम तो वो सही जवाब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फॉलोइंग ऑफ द विच एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? निम्न में से किस तत्व रासायनिक यौगिक का घनत्व सर्वाधिक होता है?
ऑप्शन ए पारा, बी ऑस्मियम, सी जिंक जस्ता या फिर डी निकेल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम का जो रासायनिक यौगिक का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इसको सबसे पहले 1804 में टेनांट ने खोजा था। किसने खोजा था? टेनांट ने इसकी खोज की थी। और इसको हम लोग ओएस से डिनोट करते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में, यानी। और इसका जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो 76 होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल किसका मिश्रण होता है? आपके ऑप्शन है ए जिंक एंड आयरन, बी लेड एंड कॉपर, सीसा एवं तांबा, सी आयरन और लेड, लोहा और सीसा, या फिर डी कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी। अब इसकी एक ट्रिक है, उसको आप याद कर लीजिए, पीतांबज। पीतांबज, पी यानी कि पीतल, तांबज यानी कि तांबा, और जा यानी कि जस्ता, जिंक। ठीक है, पीतांबज को आप याद रखिए, आपको पता चल जाएगा पीतल, तांबा, जस्ता से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और आप देख लीजिए, अगर पूछता है आपसे कि कांसा किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है तांबा और प्लस तीन। इसकी भी ट्रिक है, तो लिख लीजिए कातिन। कातिन, ठीक, कातिन। तो ये हो गया कांसा, तांबा और तीन यानी कि टिन। तांबा और टिन से मिलकर कांसा बना है। अगर पूछ ले इस्पात किससे मिलकर बना है, इस्पात, तो इस्पात आपका जो है लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रुम, इलेक्ट्रुम जो है किससे मिलकर बना हुआ है यौगिक, तो ये सोना और चांदी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पता इसके बजाय ये सब पूछ ले, तो मैंने कहा बता देता हूँ आपको। मैंने पहले ही कहा कि आपको 25 क्वेश्चन के बजाय यहाँ पे 80 से 90 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, और सभी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, गन मेटल किससे बना हुआ है? गन मेटल बना हुआ तांबा, टिन और जस्ता, इन तीनों को मिलाकर बना हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि फ्यूज तार किसको मिलाकर के बना हुआ है, तो ये जो है लेड प्लस टिन को मिलकर बना हुआ है। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है क्वेश्चन 13 कि विच आर द फॉलोइंग गैसेस काजेज एक्सप्लोशन इन कोल माइंस, निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? जो कोयला के खदान होते हैं, जहां कोल माइंस जिनको बोलते हैं, और वहां से कोयला निकाला जाता है, वहां पे विस्फोट क्यों होता है, कौन सी गैस के कारण? ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ब्यूटेन या फिर डी मीथेन। सही जवाब है इसका दोस्तों मीथेन के कारण होता है। देखिए, होता क्या है कि जो खनन है, वहां पर क्या होता है, वहां पे गैसें बनती हैं। ठीक, गैसें बनी, उसमें मीथेन भी है। और होता क्या है कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, उच्च दबाव, उच्च दबाव के कारण, और प्लस जो वहां पे कोयला निकल रहा है, उस कोयले की जो धूल है, कोयले की धूल और प्लस ये गैसें मीथेन, ये मिल करके वहां पर विस्फोट का कारण बनती है। ठीक है, विस्फोट का कारण बनती है। और कोयला के बारे में जानिए, कोयले के चार पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, यही आपका टॉप क्वालिटी का कोयला है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, दूसरा है आपका लिग्नाइट। ठीक है, ये भूरा कोयला है, नंबर 2 का माना जाता है। तीसरा है आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला, ये बिजली उत्पादन में इसी का यूज होता है। ठीक है, एनटीपीसी जो थर्मल प्लांट है उसमें इसका उपयोग होता है बिटुमिनस कोयले का। ये पहला, दूसरा, तीसरा। एंथ्रेसाइट टॉप का कोयला, पूछेगा कोयले की सबसे उच्च क्वालिटी कौन सी है, तो वो एंथ्रेसाइट है। और सबसे लो क्वालिटी है आपकी ये 4 नंबर का पीट कोयला। जो सबसे बेकार होता है वही पीट पीट के सुधारा जाता है ना, जो कमजोर बच्चा या जो सबसे गलत संकट में फंस गया, वो पीट पीट के सुधारा जाता है। तो ये चौथे वाला जो है आपका सबसे बेकार कोयला पीट माना जाता है। ठीक है, सबसे निम्न क्वालिटी का, ठीक, रद्दी कोयला माना जाता है। ये आपकी ट्रिक बताए दे रहा हूँ, एंथ्रेसाइट आपकी टॉप पे है और पीट आपका सबसे लोवेस्ट कोयला है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर एनेस्थीसिया, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? जब कभी देखिए ऑपरेशन होता है, कुछ भी होता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि जो शरीर में कुछ भी चीरफाड़ हो या कुछ भी ऑपरेट किया जाए तो पेशेंट को दर्द ना हो। ठीक है, तो वो उसमें कौन सी नोबल गैस या अक्रिय गैस भी बोलते हैं इनको, अक्रिय गैस बोलते हैं,
निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी अक्रिय या निष्क्रिय गैस ये उसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए जिनॉन, बी आर्गन, सी नियॉन या फिर डी हीलियम। सही जवाब है इसका दोस्तों जिनॉन। जिनॉन को इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। देखिए जिनॉन जो है वो एनेस्थीसिया में यूज करने का जो रीजन है वो कब पता चला? वो पता चला 1939 में। होश तो पहले हो गई थी लेकिन 1939 में जिनॉन की ये क्वालिटी पता चली कि भैया इसको दे करके हम पेशेंट को बेहोश कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि बेहोश नहीं करना, उसको अचेत कर सकते हैं कि ऑपरेट हो और उसको कुछ एहसास भी ना हो, है ना। और इसका जो क्या कहते हैं वो है चिन्ह है या जो वो जिससे इसको दर्शाया जाता है वो है एक्सी, और इसका जो परमाणु भार है वो है 54। ठीक, अब देखते हैं इसको निष्क्रिय गैस सक्रिय गैस बोलते हैं। निष्क्रिय गैस सक्रिय गैस वो होती हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ठीक, पार्ट नहीं लेती। ठीक, वही है निष्क्रिय और अस्क्रिय और अक्रिय। ठीक है, ये हमेशा फ्री स्टेट में रहते हैं, ऑलवेज इन फ्री स्टेट, हमेशा फ्री स्टेट में रहते हैं। समझ लो कि करना धरना कुछ नहीं है, कामचोर गैसे हैं ये। ठीक, कुछ काम नहीं करना, काम के न धाम की दुश्मन अनाज की। कौन सी? निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, हमेशा फिर यहीं इधर उधर घुमा करेंगी। ठीक, किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेंगी, किसी भी मुद्दे में भाग नहीं लेंगी। ठीक, यही इसकी ट्रिक है। कौन कौन सी हैं देखिए, पहला एच हीलियम, दूसरा जिनॉन मैंने बता ही दिया, तीसरा आपकी आर्गन, ठीक, ए आर, चौथा आपकी क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन, ठीक है, और पांचवा आपकी रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। ठीक, ये सारी गैसें हैं, पूरी डिटेल नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर? पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? ए आर्सेनिक, बी आयरन, सी क्लोरीन या फिर डी क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन तो भैया पानी को साफ करने के लिए यूज होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, कैंसर के लिए जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है आपका आर्सेनिक। ठीक, आर्सेनिक इसका आंसर है। ठीक है, WHO के अनुसार 0.5 mg 1 लीटर में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? मैंने सबसे पहले आपको बताया, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, AMG, BHG, सी AG या फिर डी AU। इसका सही जवाब है AU, ये गोल्ड का है। ये किसका है? ये किसका? ये Hg जो है ये तो पारा का है, मरकरी का है, Mg मैग्नीशियम का है, और Ag जो है आपका चांदी का है। ठीक, ये आपका गोल्ड का है। ठीक है, नोट करते रहिए, आगे बढ़ रहे हैं, धमाकेदार क्लास चल रही है, पूरा वीडियो देखिए, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि सभी तक ये ज्ञान पहुंचे। जैसे कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कहा गया। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब कि क्रियाशील कौन कितना क्रियाशील है उसको उसके हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? लोहा सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर चांदी, फिर सोना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? सोडियम, फिर चांदी, फिर लोहा, फिर सोना। ऑप्शन सी सोना चांदी लोहा सोडियम, या ऑप्शन डी सोडियम लोहा चांदी सोना। मैंने इससे पहले अभी क्वेश्चन आया था, उसमें आपको मैंने पोटेशियम से ले करके और प्लेटिनम तक पूरी सीरीज दिखा दी थी कौन कितना अक्रियाशील है। आप उसको पीछे जाकर के देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वहां पे मैंने डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। वहां सबसे पहले आपका आएगा सोडियम, फिर आपका आएगा Fe, फिर आपका आएगा Ag, और फिर आपका आएगा Au। ठीक, सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, घटते हुए क्रम में लिखना है, फिर लोहा, फिर चांदी, फिर सोना। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? ए रंगहीन, बी नीला, सी ब्लैक काला, या फिर डी लाल। देखिए अगर कॉपर सल्फेट का रंग पूछे तो देखिए इसका सही जवाब है बी ब्लू, नीला ही होता है। ठीक, लेकिन लेकिन लगा रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि ये जो ब्लू होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक, तो ये किस फॉर्म में होता है? ये हाइड्रेट फॉर्म में होता है। जब कॉपर सल्फेट आपका हाइड्रेट फॉर्म में हो, यानी कि इसमें जल की मात्रा हो, किसकी मात्रा हो? जल की मात्रा हो, विद वाटर हो, विद वाटर, कॉपर सल्फेट आपका विद वाटर हो, हाइड्रेट फॉर्म में हो, तो उसका कलर ब्लू होगा। और अगर विदाउट वाटर हो, ठीक है,
विदाउट वाटर हो और पाउडर के फॉर्म में हो, पाउडर के फॉर्म में हो और डिहाइड्रेट हो। जैसे कि गर्मियों का सीजन चल रहा है दोस्तों, तो लोग कहते नहीं डिहाइड्रेशन हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गई, तो उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट फॉर्म। तो पानी की कमी यानी पानी ना हो, तब इसका कलर जो होगा वो व्हाइट होगा, तब इसका कलर व्हाइट होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है रंग क्या होता है, तो आप केवल ब्लू पे लगाएंगे। अगर कंडीशन देता है कि डिहाइड्रेट फॉर्म में क्या होगा या हाइड्रेट फॉर्म में क्या होगा, तब ये दोनों दोनों ऑप्शन में से आप एक चूज करेंगे, और सिंपल पूछता है तो आप ब्लू लगाएंगे। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, निम्न में से कौन एक धातु है। आपके ऑप्शन है ए सल्फर, बी आयोडीन, सी लोहा या फिर डी कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, सबको पता है, देर से डिस्कस कर रहा हूँ, कई बार आ चुका है इसके पहले। इसका सही जवाब है लोहा। सल्फर, आयोडीन और कैल्शियम ये सभी आपके तत्व हैं। लोहा क्या है, ये आपका मेटल है, धातु है। ठीक है, Fe और इसका एटॉमिक नंबर 26, ये सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 20, विच मेटल वाज अर्लियर कॉल्ड ओल फॉर्म, किस धातु को पहले वाल फ्रेम कहा जाता था। ए टंगस्टन, बी मॉलिबेडनम, सी जस्ता या फिर डी रेडियम। इसका सही जवाब है दोस्तों, टंगस्टन को वाल फ्रेम कहा जाता था। इसका जो सिंबल है वो आपका है डब्ल्यू, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका है 74। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 74 है। इसको हैवी स्टोन भी कहा जाता है, हैवी स्टोन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में। ए कार्बन, बी सल्फर, सी निकल, डी क्रोमियम। ठीक है, देखिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कार्बन का इस्तेमाल होता है, निकल का होता है, क्रोमियम, सल्फर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक, और जो क्रोमियम होता है वो लगभग 11% का यूज होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि टैलोनाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड टैलोनाइट, कोबाल्ट और संयोजन है। टैलोनाइट किसका संयोजन है, कोबाल्ट के साथ किसका संयोजन है, कोबाल्ट और क्या, कोबाल्ट में क्या मिला है जो टेलोनाइट बन जाए। तो देखिए क्रोमियम है पहला ऑप्शन, बी जस्ता, सी तांबा या फिर डी लोहा। सही जवाब है दोस्तों इसका, इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या है, क्रोमियम, जस्ता, तांबा, लोहा। तो इसका सही जवाब है, हम इसमें क्या मिलाएंगे, कोबाल्ट यानी कि सीओ प्लस, कोबाल्ट में, कोबाल्ट में हम लोग मिला देंगे क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टैलोनाइट, ये बन जाएगा, टैलोनाइट बन जाता है। अब टैलोनाइट का इस्तेमाल करते कहाँ है, टैलोनाइट का इस्तेमाल जो है वो डेंटिस्ट करते हैं, दंत चिकित्सा में। ठीक है, डेंटोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी गैस है गिव्स एन ऑरेंज ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, इट इज जनरली यूज्ड इन द फ्लोरेंस लाइटिंग, जब विद्युत से होकर गुजरता है तो नारंगी रंग की चमक देता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रतिदीप्तशील प्रकाश में किया जाता है। कौन सी ऐसी गैस, ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी नियॉन या फिर डी ऑक्सीजन। सही जवाब है इसका दोस्तों नियॉन। ठीक है, आपने नियॉन लैंप देखे होंगे, नियॉन लैंप, ठीक है, देखे होंगे। होता क्या है नियॉन लैंप में, नियॉन के अलावा भी कई गैसें होती हैं, इसके साथ साथ कई गैसें होती हैं। ठीक, नियॉन के अलावा। ठीक है, अब इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड, मैंने अभी आपको पहले कैथोड बताया था ना, तो इलेक्ट्रोड दो होते हैं इसमें। ठीक है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में करंट दौड़ाया जाता है, करंट होता है और वोल्टेज होता है, वो भी भरपूर मात्रा में, अच्छी मात्रा में करंट और वोल्टेज होता है इन दोनों एनोड के बीच में, तब क्या होता है, यहाँ पर ये ऑरेंज ग्लो होता है, लाइट जलती है और ऑरेंज ग्लो होता है, यानी कि नारंगी रंग का प्रकाश बाहर आता है। ठीक है, तो कौन सी गैस होती है इसमें, नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्योर फॉर्म हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, शुद्ध रूप से निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। गलनांक सबसे अधिक होने का मतलब क्या होता है कि वो धातु बहुत तुरंत के तुरंत गल ना जाए, हल्का सा भी टेम्परेचर हो तो गले ना। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तब कहीं जाकर के वो गले। तो सब इसमें पूछ रहा किसका सबसे ज्यादा गलनांक है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही गलेगी। आपके ऑप्शन है ए टंगस्टन, बी तांबा, सी प्लेटिनम, डी सोना।
आपने देखा होगा बल्ब वगैरह में, फ्यूज तार में इस सब का इस्तेमाल होता है। फ्यूज तार में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन बल्ब में इसका इस्तेमाल होता है। आपने 100 वाट के बल्ब देखे होंगे, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, इसी से तो उसका आंसर है आपका टंगस्टन। ठीक है, इसका सबसे अधिक गलनांक होता है। अगर पूछ ले सबसे कम किसका होता है, सबसे कम गलनांक किसका होता है, जो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी गल जाए, तो वो होता है गैलियम। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में हाथ में ही गल जाएगी समान ताप पर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन आते रहेंगे आपके लिए, और ये गारंटी है कि आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे जरूर, और आपके एग्जाम को सफल बनाएंगे। ठीक है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? विच मिनरल्स इज आल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, बी मैग्नेटाइट, सी पायराइट या फिर डी क्लोराइट। मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, सही जवाब है इसका सी, पायराइट। ठीक है, इसको अगर पूछ ले मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, या पूछ ले कि माछिक किसे कहा जाता है, तो वो भी पायराइट ही है। ठीक, अब ये क्या होता है, लौह। ठीक है, लौह यानी कि फेरिक, और गंधक यानी कि सल्फर। ठीक है, सल्फर, गंधक और सल्फर H2। ठीक, इससे मिल करके इसका एक अयस्क बनता है जिसको बोलते हैं FeS2, FeS2। ठीक है, यही पायराइट होता है, यही आपका पायराइट होता है FeS2। ठीक, लोहा और सल्फर मिलकर बनता है। अब इसको मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं? ये पीतल की तरह पीला होता है, पीतल की तरह ये पीला होता है, और सोना होने का इसको एक भ्रम, लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये भैया सोना ही है, गोल्ड ही है, इसीलिए इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास क्लास बस यही तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।